गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मेंस के लिए जो हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन का रहमान सर के द्वारा जो बुक पब्लिश हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। उस क्रम में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ और आंसर दोनों चीज़ जो है वो प्रोवाइड आप लोगों को करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्न में से क्या जो है वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये बिल्कुल वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। रातों में तारों की टिमटिमाहट ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति जब बदलती है उसी के कारण सूर्य जो है वो आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा नीचा या ऊपर जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एसिटिलीन जो है या इथाइन मतलब C2H2 गैस जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें होता क्या है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की जो संख्या है होती है वो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों साइड जो होगा वो बराबर होगा, उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2C2H2 + 5O2 मिलके बनाते हैं 4CO2 + 2H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। हाइड्रोलिक प्रेस की अगर बात करते हैं तो इसमें पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार ही द्रव का जो दबाव है वो चारों तरफ बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक बीमा दिया गया है और वो पूछ रहा है कि वह किसके अनुरूप है। तो इस बीमा की अगर बात करते हैं तो ये बल के अनुरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। तो देखिए, मुक्त ऊर्जा में कमी घटित होने पर सहज परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही युग्म रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन कीजिए। एक साइड दिया हुआ है और दूसरे साइड अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू में ½ H2O। जिप्सम की अगर बात कीजिएगा तो होगा CaSO4 2H2O। बिरंजक चूर्ण की अगर बात करते हैं तो होता है CaOCl2। और बूझा चूना यानी कि साल्ट लाइम की अगर बात करते हैं तो होता है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि जब कोई दौड़ती हुई कार जो है वो अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो यह जो है वो गति के जड़त्व सिद्धांत के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गति के जड़त्व, जिसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने आप लोगों को भली भांति आता होगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ अगर निकेल का निकालते हैं Ni का तो वो हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ये आगे फिर मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन ये मैथ्स में जनरली इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका जो आंसर और सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। आप लोग जाके पीडीएफ जब टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ इसका आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व जो है वो किसका उत्सर्जन करते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व जो होता है वो अल्फा, बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण। आप लोगों को पता ही होगा कि रेडियोधर्मी तत्वों के उत्सर्जन की प्रकृति का अध्ययन जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा एक प्रयोग के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण जो है वो होता है। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्यों के बीच होता है। यह वितरण जो होता है वो 3 क्षेत्रों में होता है। पहला विधायी संबंधित, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा जो है वो वित्तीय संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। वह सेना के 3 अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये गलत है। क्योंकि देखिए राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी निकाय है जिसमें कि हर 2 वर्ष के बाद नए सदस्यों के द्वारा परिवर्तित होते रहती है। ये कभी भंग नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सामने बजट को रखवाना बिल्कुल किया जाता है। राज्यसभा को विघटित करना, अभी हम लोग देखे थे राज्यसभा कभी विघटित हो ही नहीं सकता है क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है जिसके कि 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होता है अवकाश जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही हर संगठित में अकेलीय श्रृंखला होनी चाहिए, यह कथन जो है वो किसका है। तो यह कथन जो है वो लिंडल अर्बिक का है क्योंकि लिंडल अर्बिक का मानना था कि हर संगठन की अपनी एक अकेलीय श्रृंखला होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हर घर में निकास नाली होती है, लेकिन इस जरिए को संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में बार बार प्रयोग करना जो है वो गैर जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लिंडल अर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्य की प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। यह बात कर रहा है राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356 में। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक जो है वो मिलती है। तो यह किस में मिलता है? संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया जा चुका है? तो अभी तक जो है वो टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 संवैधानिक संस्था है और इसका विवरण जो है वो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जो उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग जो है वो किसके लिए चुनाव कराता है? तो भारत में निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो वो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है वो चुनाव कराता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है वो पहली चीज़ तो यही याद रखिए कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसके समाविष्ट करने के पीछे उद्देश्य जो है वो है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था? देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान की उद्देशिका में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों तो 42वां से जोड़ा गया था। गरिमा की अगर आप बात कीजिएगा तो गरिमा शब्द जो है वो भारत संविधान की उद्देशिका में पहले से ही विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 गरिमा। आप लोग पढ़े भी होंगे ये संविधान का जो उद्देशिका है वो कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में क्या उपबंध? तो अनुच्छेद 370 में क्या था? अनुच्छेद 370 की अगर बात कीजिएगा तो इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता के अनेक चित्र जो है वो किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ में? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और गुप्त शासनकाल में बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद क्या है? उपनिषद की अगर बात करते हैं तो उपनिषद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है उप और दूसरा है निष।
उप का मतलब जो होता है वो होता है समीप, और निस का मतलब होता है बैठना। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि उस समय होता क्या था कि छात्र जो है वो गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखते थे, उसी को उपनिषद कहा गया है। और टोटल उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हैं उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झेलम नदी के किनारे बितस्ता का युद्ध जो है वो किन किन शासकों के बीच हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। तो झेलम नदी के किनारे जो बितस्ता का युद्ध हुआ था, जिसको कि झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, वो हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पोरस और सिकंदर के बीच। एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसका नाम था सिकंदर। वो जो था वो 326 ईसा पूर्व सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। और जब सिकंदर जो है वो झेलम नदी के तट पर पहुंचा था तो वहाँ उसका सामना जो है वो राजा पोरस के साथ हुआ था, और इसी युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध जो है वो कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पोरस और सिकंदर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो अशोक जो है वो किस स्तंभ में मगध का सम्राट खुद को बताया था, तो यह जो है वो बताया था भाब्रू स्तंभ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, भाब्रू स्तंभ में। देखिए अशोक के अभिलेखों को जनरली 3 भागों में बांटा गया था, एक शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि वास्को डी गामा जो है वो कालीकट कब पहुंचा। तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री था वो 1498 में भारत पहुंचा था, जहां उसको कालीकट के एक शासक जमेरीन से मुलाकात हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था। देखिए लोदी वंश के आखिरी शासक की बात कीजिएगा तब था इब्राहिम लोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था, जैसे ही सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है उसके बाद सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा होता है यह इब्राहिम लोदी, और वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। लेकिन फिर 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो पराजय हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इब्राहिम लोदी। आगे कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने अपने पहला किला जो है वो कहाँ बनवाया था। तो अंग्रेजों ने अपने पहला किला जो है वो मद्रास में बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इल्तुतमिश जो है वो हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। तो यह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव पारित किया था, उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो इसका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 1885 में हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे कि इसका पहला अधिवेशन जो है, प्रथम अधिवेशन वो मुंबई के स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू किया था। तो यह किया था 1940 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1940 में। आगे है कि पंचशील जो है वो किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था। तो पंचशील जो है वो 1954 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। नेहरू की जो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उनकी जो विदेश नीति का मूल आधार जो था वो पंचशील सिद्धांत ही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1954 में। आगे कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, यह बात कर रहा है लॉर्ड डफरीन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डफरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। तो यह कर लिया था नवाब मीर कासिम ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नवाब मीर कासिम ने। फिर नवाब मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध होता है, फिर कंपनी जो है वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 180 डिग्री ग्रीनविच से। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन रेखा जो है वो समानांतर है। समानांतर रेखा की अगर बात करते हैं
तो सभी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। अग्नेय चट्टान लावा के जमने से बना है, ये बिल्कुल सही है। जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टानों से होती है, ये गलत है। देखिए, जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टानों में होती ही नहीं है, क्योंकि अग्नेय चट्टानों में खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। तो देखिए, उत्तर भारत में निम्न एवं मध्य गंगा बेसिन में 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर तक बिहार राज्य जो है वो स्थित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी जो है वो बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, यह पूछ रहा है आपसे। देखिए, गंगा नदी की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। फिर जाकर ये देवप्रयाग के समीप अलकनंदा से मिलती है। फिर उसके बाद इसका नाम जो है वो गंगा हो जाता है। हरिद्वार के निकट यह जो है वो मैदान भाग में प्रवेश करती है। और बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में बक्सर जिला में चौसा के निकट ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान के 2 भागों में बांटती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बक्सर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव जो है वो किस भूखंड में स्थित है। तो पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप पे का लगभग पूरा मतलब 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में मैग्नेटाइट जो है वो गया और जमुई में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 2 यानी गया और जमुई दोनों में। आगे कह रहा है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है। अहमदाबाद के पास अगर बात कीजिएगा तो दमन द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दमन एंड दीप द्वीप है। आगे है कि नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ, सिक्किम में स्थित है और नाथुला दर्रा से ही दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, यह पूछ रहा है। तो तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है। तांबा उत्पादन में भारत में तांबे की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तांबे का आयात किया जाता है। अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, ये सबसे भारत जो है वो तांबे का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है, यह आपसे पूछ रहा है। गोदावरी होती है, कृष्णा होती है, कावेरी होती है, महानदी नहीं होती है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से सिहोवा के निकट से निकलती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा महानदी से कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है। तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार देखिएगा तो अरावली पहाड़ियाँ जो है वो सबसे प्राचीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अरावली। ये पहाड़ियाँ जो है वो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इस पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू की गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है। द्वितीय बृहत्तम पूछ रहा है, तब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कृष्णा बेसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा कि तिलैया डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है। तिलैया डैम की अगर बात करते हैं तो ये झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना हुआ है और बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी के सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बराकर नदी पर यह बना हुआ है और इसका निर्माण जो है वो 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार जो है वो किसे दिया है। तो भारतीय संविधान जो है वो लोकसभा के गठन का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति को। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी। तो भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि हिंदी जो है वो भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 85। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार जो था वो था पेशा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। यह बात कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मवेशी की एक प्रजाति जो है मिथुन वो पाई जाती है। तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में। अगर ऐसे देशों में पूछ लेगा तब म्यांमार में पाई जाती है, ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? ये एक्चुअली WBC को, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको कि ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्चुअली हमारे शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली एक प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं, इसीलिए इसको मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव जो है वो होता है? तो स्तनपान के दौरान कौन से हार्मोन का होता है? प्रोलैक्टिन के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो संक्रामक बीमारी है, यह आपसे पूछ रहा है। तो खसरा ही एक संक्रामक रोग है जो कि एक रूबेला वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा सोयाबीन में, और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूप से पौधे के पराग के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। यह बात कर रहा है पैलियोलॉजी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पराग कणों और बीजाणुओं के अध्ययन। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो बात कर रहा है मुसोलिनी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव जो है वो स्थित है। तो रानी की वाव जो है वो गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। वो एक रानी की वाव जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक सीढ़ीदार कुआं है, और इसका निर्माण जो है वो 1063 में सोलंकी शासक जो भीमदेव प्रथम था उसी के स्मृति में उसकी पत्नी जो है वो रानी उदयमती के द्वारा कराया गया था, और फिर इसको 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पाटन गुजरात में है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रानी की वाव जो है वो अभी एक इंडियन करेंसी पे मतलब नोट के पीछे पब्लिश किया गया है। वो आपको ये बताना है कि कितने रुपीज़ के डिनोमिनेशन पे, मतलब कितने रुपीज़ के नोट पे रानी की वाव जो है वो पीछे पब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो एक आदमी था जिसका नाम था सिंह हुआन टी, जो कि चीन के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक शासक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सी हुआंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी के कारण होता है। सुनामी किसके कारण होता है? देखिए सुनामी एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा महासागरीय लहर है जो कि समुद्र तल पर अचानक अत्यधिक गति के कारण उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन है? तो ओरियन तारामंडल में टोटल 81 दृश्यमान तारे हैं, जिसमें सबसे चमकीला तारा जो है वो है रिगेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कह रहा है कि उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खाड़ी दीवारें होती हैं? तो उसको कैनियन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दमन और दीव की राजधानी है, तो वो है दमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो वंदे मातरम की अगर बात करते हैं तो वंदे मातरम जो है वो एक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, ये चीज़ तो ध्यान ही रखिएगा। और इस कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा गीता में बनाया गया था और बंकिम चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में ये पब्लिश किया गया था और ये एक्चुअली संस्कृत में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा जो है वो है एंट्रेक्स निगम लिमिटेड। इसका उद्देश्य जो है वो इसरो के उत्पाद सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो पर्यावरण में सुधार करने और उसे सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर परिषद कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है। तो महाबोधि जो है वो बोधगया बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बोधगया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा अनुशंसित है, तो किसके द्वारा। तो यह जो है वो कृषि लागत एवं मूल आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये कौन से कालक्रम में, तो ये है निर्यात अधिशेष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए औपनिवेशिक काल की अगर बात करते हैं तो भारत में विदेशी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो एक बड़े निर्यात अधिशेष की अवधि थी। लेकिन इस अधिशेष के परिणाम स्वरूप भारत में सोना या चांदी का कोई प्रवाह नहीं हुआ था, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है वो ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यकाल के द्वारा किए गए खर्चों के लिए भुगतान करने और युद्ध के खर्चों के लिए किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पूरा कंप्लीट PDF जो है आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।